Hello children and welcome to Sarita Ma'am's class. Today we will learn our next part of Standard 7 English Unit 3. We will learn the remaining part of Activity 5 and Activity 6 to 10. So let's start. Activity 5 में हमने स्कूबा डाइवर का एक्सपीरियंस हमने महसूस किया है ना. It was a very nice experience done by a scuba diver and narrated by himself. So I hope you like that. Now let's move towards the next. Prepare a brief summary of the scuba diver's story of his experience. यहाँ पे आपको समरी लिखनी है जो स्कूबा डाइवर ने जो एक्सपीरियंस किया और जो स्टोरी उसने हमें बताई है ना. द स्टोरी इज इन डिटेल, ओके, बट we have to shorten the story, or we can say that we have to write down the summary of the story. Summary is not exactly what is written in the paragraph, है ना. summary का मतलब ये नहीं होता है कि जो पैराग्राफ में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसको आप कैसे भी कहीं से भी छोटा करके लिखो. दैट इज नॉट अ समरी. समरी इज रिटन इन अ प्रॉपर वे. समरी कैसी लिखी जाती है कि जो पैराग्राफ होता है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और उसमें जो भी हमें और वो पैराग्राफ में हमें जो भी जानकारी दी है वो जानकारी हमें समरी में लिखनी है. मतलब छोटी सी समरी में आपकी वो पूरी डिटेल आ जानी चाहिए. दैट मीन्स यू हैव टू ओमिट अननेसेसरी थिंग्स in the story, and what are the important things that the writer or the narrator has shown or want to show, that should be mentioned in this summary. Okay, so we can say that summary is 1/4 part of what is written in a paragraph. ठीक है, कोई भी पैराग्राफ होता है उसका एक चौथाई कर देना पड़ता है हमें. that is called a summary. So see, I have written here a summary of the scuba diver's experience. Let's see. In this paragraph, the writer shares his experience of scuba diving. ठीक है ना. या इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि भाई जो राइटर है, जो नरेटर है, वो अपना स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. At the first, he was scared about scuba diving because of snakes, but then he decides to overcome his fear, and after taking private lessons from his instructor, he takes his first dive of 12 meter depth. ठीक है, हमने देखा ना कि भाई उसे हमने यहाँ पे देखा कि नरेटर ने अपना पहला एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है ना. पहले पहले तो क्या था कि वह स्कूबा डाइविंग से बहुत डरता था क्योंकि उसके अंदर स्नेक्स होते थे. स्नेक से उसे डर लगता था. बट देन ही डिसाइडेड, फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, मेरा ये फियर है, उसे मुझे ओवरकम करना चाहिए. और उसने प्राइवेट इंस्ट्रक्टर से लेसन लेना स्टार्ट किए और अपना फर्स्ट डाइव उसने 12 मीटर की डेप्थ से किया. ठीक है ना. एट फर्स्ट ही फील्स अनकंफर्टेबल बट देन ही एंजॉयज, है ना. अब उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि भाई पहली बार उसने डाइव किया था तो क्या किया था, है ना. वी डोंट हैव टू राइट ऑल दैट थिंग्स इन अवर समरी, है ना. हमें तो सिर्फ क्या लिखना है कि भाई उसका कैसा था, पहला एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बाद क्या हुआ. तो वी गॉट द जिस्ट दैट एट फर्स्ट ही फील वेरी अनकंफर्टेबल. पहले पहले तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, है ना. उसका फिन भी निकल गया था. ठीक है ना. लेकिन उसके बाद उसे बहुत मजा आने लगी. He finds that there is different world under sea. Everything is green. उसने क्या देखा कि भाई जो पानी है उसके अंदर तो कोई अलग ही दुनिया है और हर तरफ ग्रीनरी है. He also finds some sea creatures such as corals, arches, giant mushrooms, etc. है ना. पानी के अंदर उसे बहुत सारे सी क्रिएचर्स भी देखे, वेजिटेशंस भी देखे. ठीक है ना. He has dived 5 times in 2 days. अब 2 दिन में उसने 5 बार डाइव किया. He observed thousands of sea creatures living peacefully under sea water. उसने देखा कि हजारों टाइप्स के क्रिएचर्स पानी के अंदर हैं. He is happy to enjoy the green world under sea water. और वो बहुत खुश था जो सी है उसके अंदर के क्रिएचर्स को, उसके अंदर की अलग सी दुनिया को देख के. सो दिस वाज द होल एक्सपीरियंस दैट वी हैव कन्वर्टेड इन अ ब्रीफ समरी, है ना. उसने जो अपनी एक एक बात हमें बताई है डिटेल में, उसको हमने उसका जिस्ट लिया है. दैट मीन्स वी हैव टेकन द एक्सपीरियंस
what he experienced while scuba diving. So this is called a summary. ठीक है ना, इतने बड़े पैराग्राफ को हमने शॉर्टन कर दिया और हमने उसकी एक एक बात को भी हमने मेंशन किया है. ठीक है, so this is the summary. Now you and your friends would like to interview this scuba diver. You want to get some more details of scuba diving? Frame 3 questions. अब आप और आपके फ्रेंड को स्कूबा डाइवर का इंटरव्यू लेना है और आपको उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप 3 क्वेश्चंस फ्रेम करोगे. सी आई हैव फ्रेम 2 क्वेश्चन एंड द थर्ड वन यू आर गोइंग टू फ्रेम. ओके, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है विच थिंग्स वी हैव टू कैरी व्हाइल गोइंग टू अंडर वाटर सी. ठीक है ना, हम अगर पानी के अंदर जाते हैं तो हमें कौन सी चीजें कैरी करनी चाहिए, that we have to learn. What care we have to take when we are underwater sea? हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम पानी के अंदर हों. Okay, this is my second question. And now third question, you are going to frame yourself. From your questions and the experience, write tips for scuba diver. अब आपके जो क्वेश्चन है और एक्सपीरियंस है उससे आपको यहाँ पे स्कूबा डाइवर्स की आपको टिप्स लिखनी है. ठीक है, नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 6. आर्चरी इज अ स्पोर्ट. आर्चरी का मतलब क्या होता है, धनुर्विद्या, है ना. पहले के जमाने में बंदूक नहीं थी, है ना, और मशीन गन्स नहीं थे. ठीक है, पहले के जमाने में क्या था कि लोग तलवार से, भाले से और धनुष और बाण से बैटल होते थे. तो अब धनुष बाण चलाना भी इट इज वन टाइप ऑफ एन आर्ट, है ना, वो भी एक विद्या है, तो उसे कहते हैं आर्चरी. नाउ हिस्ट्री ऑफ आर्चरी इन इंडिया डेट्स बैक इन वैदिक एरा. अगर हम वैदिक एरा में देखते हैं, वैदिक एरा के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि ये जो धनुर्विद्या की हिस्ट्री है ना वो बहुत पुरानी है. Now you are familiar with the mythological character Eklavya. Given here is the beginning of his story. Read it. अब माइथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, माइथोलॉजिकल का मीन्स बहुत पुरानी कथाएं, पौराणिक कथाएं जो हमने अपने दादा दादी से सुनते हैं. ठीक है ना, रामायण महाभारत की कथाएं हम सुनते हैं. अब महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है एकलव्य. हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं एंड और मुझे पता है कि आपको भी एकलव्य के बारे में पता होगा. अब यहाँ पे स्टोरी दिया गया है एकलव्य का. सो लेट्स रीड द स्टोरी. This is the story of long gone era in the country of India. Nearly 5,000 years back lived a boy named Eklavya, the son of tribal chief in the forest of kingdom Hastinapur. 5,000 साल पहले भारत में एक लड़का था जिसका नाम एकलव्य था और जिसके पापा जंगल में जो आदिवासी रहते ना उनके चीफ थे और वह जंगल कहाँ पे था, हस्तिनापुर नाम की राजधानी में था. एकलव्य was a brave handsome boy. He was loved by all but he was not happy. अब एकलव्य क्या था, बहुत बहादुर और हैंडसम लड़का था और सभी उसे प्यार करते थे, लेकिन वह खुश नहीं था. His father saw that something troubled Eklavya. More than once he found his son lost deep in thought. When other boys enjoyed the pleasures of hunting and playing, one day the father, अब उसके पापा ने देखा कि भाई एकलव्य को कोई परेशानी है और उसने देखा कि वह कोई गहरी सोच में डूबा हुआ है, जबकि उसकी उम्र के बच्चे एंजॉय करते थे हंटिंग और प्लेइंग, लेकिन एकलव्य बहुत ही गहरी सोच में था. तो एक दिन उसके पिता ने Now here is the end of the story. Now see, middle of the story is not given and directly the end of the story is given here. मतलब स्टोरी के बीच में क्या हुआ वो इंसिडेंस हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है. अब एंड में क्या होता है that is given here. So let's read. Here is my Guru Dakshina Drona, Eklavya said. I am happy that you have made me your disciple, even if I am a mere Shudra hunter. अब यहाँ पे एंड ऑफ द स्टोरी में क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि भाई एकलव्य जो है वो द्रोण से कह रहा है कि भाई लो अब ये है मेरी आपके लिए गुरु दक्षिणा और मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरे जैसे हंटर को, शूद्र हंटर को अपना शिष्य बनाया. The sage was very humble. He blessed the young archer for his courage
अब जो सेज थे, जो गुरु थे, वो बहुत ही विनम्र थे और उन्होंने एक छोटे से आर्चर को ब्लेसिंग्स दिया। एकलव्य, इवन विदाउट योर थंब यू विल बी नोन एज अ ग्रेट आर्चर। आपका अंगूठा नहीं है, फिर भी आप महान आर्चर, महान धनुर्धर के नाम से जाने जाओगे। I bless you that you will be remembered forever for your loyalty to your guru. द्रोणा declared and left the forest. अब द्रोणा ने क्या बोला कि भाई आप सालों साल तक आपका नाम, अपने गुरु के प्रति निष्ठा के लिए आपका नाम सालों साल तक याद रहेगा। And he left the forest. He was moved and grieved at his own action. उन्हें अपनी करनी पे बहुत दुख हुआ। But he was content that his promise to Arjun was not broken. लेकिन उन्हें खुशी थी, क्या खुशी थी कि भाई उन्होंने जो अर्जुन को प्रॉमिस किया था कि दुनिया में श्रेष्ठ धनुर्धर सिर्फ अर्जुन रहेगा, उससे वह बहुत खुश थे। उन्होंने वो प्रॉमिस ब्रोक नहीं किया था। The gods blessed Eklavya from above. But despite his handicap, Eklavya continued to practice archery. How could he do so? अब आपको पता है कि जब हम धनुष चलाना सीखते हैं ना, तो हमें कौन सी फिंगर की ज्यादा जरूरत पड़ती है? हमें पड़ती है अंगूठे की जरूरत ज्यादा पड़ती है ना। थंब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्चरी, लेकिन अभी उसने अंगूठा तो दे दिया, नाउ इज बिकम हैंडीकैप। सो हाउ ही प्रैक्टिस्ड आर्चरी? When one is dedicated, one can make even mountains bow. लेकिन अगर हमारे अंदर निष्ठा है, अगर कोई जैसा ठान ले कि नहीं हमें ये करना है, तो फिर उसे कोई भी बाधाएं नहीं रोक सकती। मतलब वह पर्वत को, वह पहाड़ को भी अपने सामने झुका सकता है। With practice, Eklavya could shoot arrow with his index and middle finger, and he became a great archer than he was ever before. अब उसने क्या किया? अब उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। किसी भाई अंगूठा तो नहीं था, तो उसने अपनी पहली उंगली और मिडल फिंगर की हेल्प से उसने तीर चलाने की प्रैक्टिस की और he renowned spread far and wide, और अपनी ख्याति दूर दूर तक फैलाई। When Drona came to know this, he blessed the boy silently and begged for divine forgiveness. अब द्रोणाचार्य को भी यह ग्रेट आर्चर के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगी। And true to Drona's blessing, Eklavya is still praised as the most loyal and brave student. The epic of Mahabharata. अब महाभारत में एकलव्य को एक ब्रेव और लॉयल स्टूडेंट के नाम से आज भी हम जानते हैं। So children, this was the end of the story. Now the middle of the story is missing in this activity. So what you have to do, work in groups and write the middle of the story. Try to build dialogues between Eklavya and his father, Eklavya and Drona, and Arjun and Drona. अब हमने देखा कि हमने बिगिनिंग पढ़ा और हमने एंड पढ़ा, मिडल ऑफ द स्टोरी इज नॉट गिवन हियर. सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द मिडल ऑफ द स्टोरी. यू हैव टू वर्क इन ग्रुप, ठीक है, और आपको डायलॉग्स लिखने हैं. एकलव्य और उसके पिता के बीच में क्या बातें हुई, राइट डाउन इट इन डायलॉग फॉर्म. एकलव्य और द्रोणा के बीच में क्या बातें होती है, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन इन डायलॉग फॉर्म. एंड अर्जुन और द्रोण के बीच में क्या बात हुई, that also you are going to write down in dialogue form. Okay, so now let's move towards our activity 7. I'm sure you are going to like this activity because it is given about your favorite cricketer Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is probably the most famous and popular sportsman in India. है ना, हमें पता है कि सचिन तेंदुलकर इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है. He has become a public figure but has managed to maintain a dignified, mature outlook, remaining aware of his responsibilities while protecting his privacy. ठीक है ना, हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है ना, वो एक पब्लिक फिगर है. मतलब वो जो भी करते हैं वह लोगों से छुपा हुआ नहीं होता है, ठीक है. तुरंत ही मीडिया उसको कवर करती है और हम उसे टीवी पे देखते हैं. लेकिन ही इज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल है और वह अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन करते हैं. उन्हें लगता है कि ये चीजें मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए, तो वह उसे नहीं लाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही मैरिड अंजलि, अ डॉक्टर एंड फ्रेंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड,
He rejected large sum of satellite TV for live coverage, keeping it a family affair. अब जब उन्होंने अंजलि से शादी की, जो उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, तो मीडिया ने उन्हें ऑफर दिया था कि वह उनकी जो शादी है उस टीवी पे दिखाएंगे और जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, लेकिन उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वह समझते हैं कि जो फैमिली अफेयर्स होते हैं ना, उनको हमेशा मीडिया से दूर रखना चाहिए. मतलब he have to maintain his privacy. Okay, he knows his worth, and over the next few years his endorsement are worth 75 million US dollars. बट इज नॉट अ ग्रैबर. आने वाले समय में उसकी जो कीमत है वो 75 मिलियन यूएस डॉलर की होगी, लेकिन वह लालची नहीं है. इज नॉट अ ग्रैबर. His father, who was a university professor, taught him a sense of worth ethics. अब उनके पिता जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने सिखाया है कि काम करने का तरीका क्या होता है. सचिन तेंदुलकर वॉज बोर्न इन मुंबई ऑन 24 अप्रैल 1973. अब उनका जन्म कहाँ पे हुआ है? मुंबई में. Since childhood, he has trodden a very steady and almost inevitable path of greatness. बचपन से ही वह स्थिर और अनअवॉइडेबल ग्रेटनेस के पाथ पे वह चल पड़े हैं. इन स्कूल एट शारदाश्रम विद्या मंदिर he got an opportunity to bat for hours in a competition of under 17 Harris Memorial Challenge Shield. अब उनकी जो स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ते थे, शारदाश्रम विद्या मंदिर, वहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली बैट करने की, तो वो घंटों तक बैटिंग करते और अंडर 17 में उन्होंने हैरिस मेमोरियल चैलेंज शील्ड को जीता. He scored his first century for the school at the age of 12, and since then there was no looking back. और उन्होंने अपनी फर्स्ट सेंचुरी 12 साल की उम्र में मारी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. He was 16 years and 205 days old when he made his test debut in November 1989 in National Stadium in Karachi. अब कराची के नेशनल स्टेडियम में उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, तब उनकी उम्र मात्र 16 साल और 205 दिन की थी. The very next year he hit his first test century at Old Trafford, Manchester, England. अब दूसरे ही साल उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर स्टेडियम में मारी. This century was an example of an exercise in technique, concentration and application beyond his tender age, and it saved a match being lost. और यह सेंचुरी जो थी ना, वो एक एग्जाम्पल थी. किसकी एग्जाम्पल भाई? कंसंट्रेशन की, टेक्निक की, दैट ही हैज यूज्ड व्हाइल हिटिंग द सेंचुरी. और उनकी जो उम्र थी ना, बहुत नाजुक उम्र में इतना बड़ा खिताब और इतनी बड़ी सक्सेस उन्होंने पाई, जिसको उन्होंने हारी हुई मैच को जिता दिया. Had it come 31 days earlier, he would have been the youngest century maker in Test history. लेकिन अगर यही 31 डेज पहले हो गया होता तो वह वर्ल्ड के यंगेस्ट सेंचुरी मेकर बन जाते. In 1991-92, he went to Australia, where they still talk in awe of his century scored in Perth and Sydney. अब 91-92 में जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पे भी वह उसकी जो पर्थ और सिडनी में जो सेंचुरीज थी जो उन्होंने स्कोर की थी उसके बारे में बातें करते हैं. Activity 8, match A with B. Now see, in A section, the words that are used in or the words that have come in activity 7 are given, and the meanings of those words are given in section B. So now let's find out the meaning of those words from section D. ठीक है, चलो. So the first one is endorsement. So first one का आंसर क्या होगा? What is the meaning of endorsement? Endorsement का मतलब होता है a statement or action which shows that you approve of something or someone. So this is first. Now let's see the next one. Reject. What is the meaning of reject? Reject का मतलब होता है not accept a proposal. So this is
our second. Now the third one is dignified. Dignified means calm, impressive and deserving respect. That is called dignified. प्रतिष्ठित, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठित. Now fated. Fated means celebrated, welcomed, praised. This is our fourth answer. Work ethics. वर्क एथिक्स का मतलब होता है रूल्स ऑफ बिहेवियर इन वंस जॉब. ठीक है, हर इंसान का अपना एक काम करने का तरीका होता है, रूल्स होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड वर्क एथिक्स. सो दिस इज अवर फोर्थ वन. सो दिस इज फोर्थ वन. सो दिस इज फिफ्थ वन. नाउ ट्रोडन. ट्रोडन का मतलब होता है वॉक्ड. ट्रोडन का मतलब क्या होता है? वॉक्ड. पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग. So this is perspective. तो ये seventh one. And now the last one is inevitable, मतलब certain to happen or unavoidable, जिसको avoid नहीं किया जा सकता. So this is our eighth answer. I hope you have noted down these answers in your notebook. So now let's move towards next. Use any six of the words from A to write some sentences about your favorite sportsman. आप यहाँ पे जो A सेक्शन में जो वर्ड्स दिए थे ना, आपको उसमें से एनी सिक्स वर्ड यूज करने हैं और आपका कोई भी फेवरेट क्रिकेटर है या स्पोर्ट्समैन है उसके बारे में ये वर्ड्स यूज करके आपको 6 sentences लिखने हैं. ओके, आई होप यू विल राइट डाउन दिस. Activity 9. Here is an excerpt of an imaginary interview of MS Dhoni after winning the World Cup. हमें पता है कि MS धोनी जब कैप्टन थे तो इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप जीता था. ठीक है, सो यहाँ पे जब MS धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीत लिया उसके बाद इंटरव्यू उनका लिया गया तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए और कैसा रहा उनका इंटरव्यू, दैट इज गिवन हियर. इंटरव्यूअर: Congratulations on your historic win. How do you feel? अब तो धोनी ने क्या कहा? It's a wonderful feeling. It was the team spirit which worked so well. ये सारा टीम स्पिरिट का कमाल है जो इतना अच्छे से सारा काम हो गया. Interviewer: You really kept your cool even though it was a close finish. दोनों तरफ से बहुत टेंशन थी, रसाकसी थी, लेकिन उस समय भी आपने अपने आप को कूल रखा. So that was really appreciable. Dhoni, well, Gambhir was a great support at the other end. It's totally the team's effort. गंभीर का सपोर्ट मुझे बहुत था और हम इसको कह सकते हैं इट वॉज टोटली अ टीम स्पिरिट. पूरी टीम का एफर्ट था ये. इंटरव्यूअर: कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन धोनी, थैंक यू. Think of a person whom you admire and would like to interview. Prepare a set of questions that you would like to ask them. अब आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसको आप एडमायर करते हो और आपको जिसका इंटरव्यू लेने की इच्छा है, तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन सेट प्रिपेयर करना होगा जो क्वेश्चंस आप उनको पूछने वाले हो. सो प्रिपेयर अ क्वेश्चन सेट फॉर दैट. Form pairs where one is the interviewer and the other an interviewee and enact a mock interview. अब आपको एक mock interview करना है. ठीक है. Activity 10. Conduct an intergroup quiz competition on topic related to sports. There will be 3 rounds. आपको आपके स्कूल में एक इंटरग्रुप क्विज कंपटीशन करना है जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड होगा और जिसमें 3 राउंड होंगे. फर्स्ट राउंड कौन सा होगा? जनरल क्वेश्चन, जो पास आउट राउंड भी होगा. सेकेंड राउंड विल बी विजुअल राउंड, आपको देख के उसका आंसर देना है. एंड द थर्ड राउंड विल बी रैपिड फायर राउंड. दैट मीन्स रैपिडली सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स वेरी क्विकली. So these are the 3 rounds that you have to set up in your intergroup quiz competition. So with this activity we complete our chapter, that is unit 3 sports. I hope you have liked this
chapter and you have enjoyed my video, so don't forget to press notification bell and don't forget to subscribe my channel. अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा स्टैंडर्ड 7 का न्यू चैप्टर, दैट इज यूनिट 4। टिल देन कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।